नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है हमारे YouTube चैनल पर। EMRS टीयर 1 की परीक्षा 13, 14 और 21 दिसंबर को होने जा रही है। परीक्षा का एग्जाम शेड्यूल जारी हो चुका है और साथ ही साथ परीक्षा के लिए जो एग्जाम सिटी है वो भी जारी कर दिया गया है। अगर अभी तक आपने चेक नहीं किया है तो EMRS को ऑफिशियल साइट पे जाके चेक कीजिए, या फिर हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे भी उसका लिंक दिया हुआ है, डायरेक्टली आप जाकर एग्जाम सिटी को चेक कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर मैं आपको बताऊं तो एडमिट कार्ड की अगर बात करें तो परीक्षा से 2 दिन पहले आपका एडमिट कार्ड जारी होगा, इस चीज का आप ध्यान दीजिएगा। EMRS टीयर 1 के लिए लगातार हमारे यूट्यूब चैनल पर क्लासेस चल रही हैं और आज भी एक बेहतरीन क्लास लेकर मैं आप सभी के बीच में आया हूं। बिल्कुल परीक्षा पैटर्न पर आधारित एक क्लास होने वाली है जिसमें हम जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। पूरा सिलेबस कवर, जैसा कि हमने यहां पर लिखा हुआ है, सिलेबस के सभी टॉपिक से इस क्लास में प्रश्न होने वाले हैं और इन प्रश्नों के आपकी परीक्षा में फंसने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। क्लास को हम शुरू करें उससे पहले 2 रिक्वेस्ट है आपसे। अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और हमने कई सारी क्लासेस पहले EMRS के लिए की हैं, तो वो क्लासेस अगर आपने नहीं देखी हैं तो आप प्लेलिस्ट के ऑप्शन पे आइए। EMRS क्लासेस 2025 की आपको प्लेलिस्ट मिलेगी, यहां पर जाकर आप बाकी क्लासेस को भी जरूर देखिए, क्योंकि बिल्कुल परीक्षा पैटर्न पर आधारित क्लासेस हैं और ये क्लासेस डेफिनेटली आपको आपके परीक्षा के दिन हेल्प करने वाली हैं। साथ ही साथ दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना ना भूलिएगा, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और साथ ही साथ वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पर हम हमारे से रिलेटेड जो बुक्स की PDF है या फिर कोई भी लेटेस्ट अपडेट है, क्लास की इंफॉर्मेशन है, सभी चीजें यहाँ पर शेयर कर देते हैं। अगर आप टीचिंग या फिर किसी और सरकारी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए ग्रुप बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जरूर इस ग्रुप को ज्वाइन कीजिएगा। और आज की क्लास की तरफ हम आगे बढ़ते हैं और रेगुलर हमारी क्लासेस सब परीक्षा तक चलती रहेंगी और आप लोगों का सहयोग जरूरी है क्लास के लिए, इसलिए आप लोग क्लास के लिए सहयोग करते रहिए। कोई कंफ्यूजन हो, कोई शिकायत हो या फिर आपको कोई सजेशन चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। क्लास की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। प्रश्न पूछ रहा है, भरमौर में सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है जो हिमाचल प्रदेश में गुप्त युग के बाद का हिंदू मंदिर है? हिमाचल प्रदेश के भरमौर में सबसे बड़ा मंदिर वो कौन सा है जो गुप्त युग के बाद का हिंदू मंदिर है? यहां पर ऑप्शन दिया है संकट मोचन मंदिर, वशिष्ठ मंदिर, लक्षणा देवी मंदिर या बाबा बालकनाथ मंदिर। सही उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। हिमाचल प्रदेश के भरमौर में वो कौन सा सबसे बड़ा हिंदू मंदिर स्थित है जो गुप्त युग के बाद का है? तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन नंबर C सही हो जाएगा। लक्षणा देवी का मंदिर जो हिमाचल प्रदेश के भरमौर में स्थित है, यह गुप्त युग के बाद का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है। यह मंदिर देवी दुर्गा के महिषासुर मर्दनी रूप को समर्पित है। यह 7वीं शताब्दी के उत्तरार्ध का है और भारत के सबसे पुराने अवशिष्ट लकड़ी के मंदिरों में से एक है। यानी कि लकड़ी की संरचना जिन मंदिरों पर स्थित है उन मंदिरों के सबसे पुराने रूप में अगर कोई मंदिर स्थित है तो लक्षणा देवी का मंदिर जो है उनमें से एक मंदिर है। इमेज के माध्यम से आप मंदिर का चित्र यहां पर देख सकते हैं। अगले प्रश्न की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। विक्रमादित्य की उपाधि किसने धारण की थी? प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। विक्रमादित्य की उपाधि किसने धारण की थी? अशोक ने, बिंदुसार ने, चंद्रगुप्त द्वितीय ने या समुद्रगुप्त ने? सही उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। विक्रमादित्य की उपाधि निम्न में से किस शासक ने धारण की थी? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय। जैसा कि आपको पता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है, जो कि गुप्त वंश के एक महान शासक थे और ये समुद्रगुप्त के पुत्र थे। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है, इस चीज का आप ध्यान दीजिएगा। अशोक मौर्य साम्राज्य का सबसे महान शासक था, इसने कलिंग पर विजय प्राप्त की थी और उसके बाद बौद्ध धर्म धारण करने के बाद बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया था। इसके बहुत से शिलालेख, अभिलेख और गुफा लेख मिलते हैं। अशोक के बारे में हमने पिछली क्लासेस में बहुत डिटेल में पढ़ा है, तो आप पिछली क्लासेस देख सकते हैं। बिंदुसार अशोक का पिता और चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था, इसलिए इसको पिता का पुत्र और पुत्र का पिता कहा जाता है, क्योंकि इसके पिता भी महान थे और पुत्र भी महान था। अगर हम बात करें विक्रमादित्य की उपाधि किसने धारण की थी, तो चंद्रगुप्त द्वितीय गुप्त वंश के एक महान शासक थे जिन्होंने
चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? श्रीगुप्त। श्रीगुप्त गुप्त वंश के संस्थापक थे और इस वंश के सबसे प्रतापी राजाओं में से चंद्रगुप्त द्वितीय को माना जाता है। इन्होंने शकों पर विजय प्राप्त की थी, शक शासकों पर विजय प्राप्त की थी और इसके उपलक्ष्य में इन्होंने विक्रम संवत, जो आज का हमारा हिंदू कैलेंडर है, वो भी जो है वो प्रारंभ किया था। चंद्रगुप्त द्वितीय ने ही विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी और समुद्रगुप्त, जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय के पिता थे, इनको भारत का नेपोलियन कहा जाता है। इस चीज का ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, गुप्त वंश के शासन के दौरान कुतुब मीनार के नजदीक लौह स्तंभ पर किसका साधिकार है? सही उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। गुप्त वंश के शासन के दौरान कुतुब मीनार के नजदीक लौह स्तंभ पर किसका साधिकार है? समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, कुमारगुप्त या उपरोक्त में से सभी। अगर आप कुतुब मीनार घूमने गए हैं, कुतुब मीनार को अगर आपने कभी विजिट किया है, तो आपने देखा होगा कुतुब मीनार के परिसर में एक लौह स्तंभ है। उसका कुतुब मीनार से कोई लेना देना नहीं है। वो कुतुब मीनार के निर्माण से 500-600 साल पहले की जो है वो संरचना है और वो किसका साधिकार है, किससे संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, चंद्रगुप्त। इस प्रश्न का यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। गुप्त वंश के शासन के दौरान तथा वर्तमान में कुतुब मीनार के निकट लौह स्तंभ पर चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का साधिकार है। इस चीज का आप ध्यान दीजिएगा। यह वो लौह स्तंभ है जिसको आप तस्वीर के माध्यम से देख सकते हैं। अब हम थोड़ा सा इस लौह स्तंभ के बारे में जानते हैं। कुतुब मीनार के परिसर में ही मेहरौली दिल्ली में यह स्थित है। बनवाने वाले की अगर हम बात करें तो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के समय इसका निर्माण हुआ था। उद्देश्य की अगर हम बात करें तो भगवान विष्णु को समर्पित यह विजय स्तंभ है। भगवान विष्णु को समर्पित विजय स्तंभ है। इसकी ऊंचाई 7.2 मीटर और वजन लगभग 6 टन का है। और सामग्री की अगर हम बात करें तो शुद्ध लोहे का बना हुआ है। उस समय इसको कैसे बनाया गया होगा यह भी अपने आप में एक कौतूहल का विषय है। शुद्ध लोहे का यह स्तंभ है। इसकी विशेषता है कि 1600 वर्षों से इसमें जंग नहीं लगा है। लगभग 1600 साल हो गए और अभी तक इसमें जंग नहीं लगा है। अगर इसकी तकनीक की बात करें तो फोर्ज वेल्डिंग तकनीक से इसका निर्माण किया गया है और इस पे जो लिखा हुआ है संस्कृत में ब्राह्मी लिपि में इसको जो है लिखा गया है। इस चीज का आप ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, पिछले प्रश्न से संबंधित है। दिल्ली के मेहरौली में स्थित लौह स्तंभ निम्नलिखित में से किस शासक से संबंधित है? अभी हमने इसी टाइप के, इसी प्रारूप के प्रश्न को पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया है। दिल्ली के मेहरौली में स्थित लौह स्तंभ निम्नलिखित में से किस शासक से संबंधित है? अशोक से, चंद्रगुप्त मौर्य से, समुद्रगुप्त से या चंद्रगुप्त द्वितीय से? तो अभी हमने इस प्रश्न को डिस्कस भी किया था। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, प्रश्नों को पूछने का प्रारूप कई बार अलग अलग होता है, इसलिए हम कई बार सिमिलर क्वेश्चंस को लेके आते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय यानी कि जिनको विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है, उनसे यह गुप्त कालीन लौह स्तंभ जो है वो संबंधित है। इस चीज का आप ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है, अजंता और एलोरा की गुफाएं निम्न में से किस शहर के पास स्थित हैं? अजंता और एलोरा की गुफाएं निम्न में से किस शहर के पास स्थित हैं? अजमेर के पास, औरंगाबाद के पास, पटना के पास या फिर जयपुर के पास? सही उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। क्लास कैसी लग रही है जरूर हमें बताइएगा और साथ ही साथ टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करते हुए चलिएगा। परीक्षा तक फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी कंप्लीट तैयारी टियर 1 की करवाई जाएगी। अजंता और एलोरा की जो गुफाएं हैं, ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, औरंगाबाद के पास स्थित हैं। औरंगाबाद शहर के पास स्थित हैं। औरंगाबाद कहां पे है? यह महाराष्ट्र में है। अभी इसको किस नाम से जाना जाता है? तो वर्तमान समय में औरंगाबाद का नाम बदल के छत्रपति संभाजी महाराज नगर कर दिया गया है। तो इस चीज का भी आप ध्यान दीजिएगा। ये गुफाएं बड़ी बड़ी चट्टानों को काटकर बनाई गई हैं। अजंता के अंदर 29 गुफाएं हैं और एलोरा के अंदर 34 गुफाएं हैं। इस चीज का आप ध्यान दीजिएगा। थोड़ा सा डिटेल में हम और पढ़ते हैं। पहले अजंता की गुफाओं के बारे में जानकारी यहां पर हम लेते हैं। स्थान की बात करें, महाराष्ट्र में औरंगाबाद के पास है, यानी कि संभाजी नगर, छत्रपति संभाजी नगर के पास है। इसकी खोज कब हुई थी? 1819 में ब्रिटिश सैनिक जॉन स्मिथ ने इसकी खोज की थी। इस चीज का ध्यान दीजिएगा, यह प्रश्न बहुत बार पूछता है। निर्माण काल की अगर हम बात करें, इसका निर्माण कब हुआ, तो ईसा पूर्व 2री शताब्दी से ईसा बाद 6वीं शताब्दी तक इसका निर्माण काल माना जाता है। प्रमुख धर्म की बात करें, किस धर्म से संबंधित है, तो बौद्ध धर्म से यह संबंधित गुफाएं हैं।
प्रकार की बात करें तो विभिन्न प्रकार की चित्रकारी और भित्ति चित्र यहाँ पर इसके प्रकार हैं। प्रसिद्ध शैली, यहाँ पर मूर्ति कला और भित्ति चित्रों की प्रसिद्ध शैली मिली है, इस चीज का आप ध्यान दीजिएगा। मेन सब्जेक्ट की अगर बात करें तो बुद्ध के जीवन के बारे में यहाँ से ज्ञान प्राप्त होता है, जातक कथाओं की यहाँ से जानकारी हमें मिलती है। यूनेस्को ने इसको विश्व धरोहर स्थल, वर्ल्ड हेरिटेज साइट, विश्व धरोहर स्थल 1983 में घोषित किया था। यहाँ पे जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि अजंता में 29 गुफाएं हैं, लेकिन जो प्रसिद्ध गुफाएं हैं, गुफा नंबर 1, गुफा नंबर 2, गुफा नंबर 10, गुफा नंबर 19 और गुफा नंबर 26, यह गुफाएं सबसे ज्यादा प्रसिद्ध हैं, इस चीज का आप ध्यान दीजिएगा। अब हम बात करते हैं एलोरा की गुफाओं के बारे में। एलोरा में कुल 34 गुफाएं स्थित हैं। यह भी महाराष्ट्र के संभाजी नगर, छत्रपति संभाजी नगर यानी कि औरंगाबाद के पास स्थित है। निर्माण काल 6वीं से 10वीं शताब्दी का माना जाता है। प्रमुख अगर रिलीजन की बात करें तो यह बौद्ध, हिंदू और जैन तीनों धर्म से संबंधित गुफाएं हैं। 34 गुफाएं टोटल इस समूह में हैं और यहाँ पर प्रसिद्ध है कैलाश मंदिर, जो कि गुफा नंबर 16 के अंदर है। यह कैलाश मंदिर का आप चित्र देख रहे हैं, एक ही पर्वत को काटकर यह मंदिर बनाया गया है। इसकी विशेषता है चट्टानों को काटने की उत्कृष्ट वास्तुकला यहाँ पर मिलती है, यानी कि चट्टान को काट करके जिस प्रकार से यहाँ पे प्रतिमाएं मंदिरों का निर्माण किया गया है, उसका कोई दूसरा उदाहरण आपको दुनिया में नहीं मिलेगा। 1983 में इसको भी यूनेस्को विश्व धरोहर की साइट घोषित किया गया था, इस चीज का आप ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, संबंधित प्रश्न है, विश्व प्रसिद्ध अजंता की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, कर्नाटक में या फिर उड़ीसा में? सही उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। विश्व प्रसिद्ध अजंता की गुफाएं निम्न में से किस राज्य में स्थित हैं? ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र में स्थित है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद यानी कि छत्रपति संभाजी महाराज नगर में यह स्थित है। यहां पर ध्यान दीजिएगा, अजंता में कुल 29 गुफाएं हैं और सिर्फ 6 गुफा संख्या ही शेष है। इनका निर्माण 200 ईसा पूर्व से लेकर 7वीं सदी ईस्वी तक किया गया। इसमें गुफा संख्या 16 या 17 ही गुप्त कालीन है। जो 16 और 17 की गुफा संख्या है वो गुप्त काल में उसका निर्माण हुआ है। अजंता की गुफाएं बौद्ध धर्म की महायान शाखा से संबंधित है, जबकि बाघ की गुफाएं लौकिक जीवन से संबंधित हैं, इस चीज का आप ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, 3री शताब्दी में वाकाटक वंश के संस्थापक कौन थे? 3री शताब्दी में वाकाटक वंश के संस्थापक कौन थे? नागभट्ट, प्रवरसेन, विंध्य शक्ति या रुद्रसेन? सही उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। वाकाटक वंश के संस्थापक कौन थे? किसने फाउंड किया इस वंश को? ये आपको सही उत्तर बताना है। ऑप्शन आपके सामने है। अगर सही उत्तर की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी, विंध्य शक्ति इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। विंध्य शक्ति ने 3री शताब्दी में वाकाटक वंश की स्थापना की थी। इसके बाद उनके पुत्र प्रवरसेन प्रथम राज सिंहासन पर बैठे। उनके काल में वाकाटक राज्य बुंदेलखंड से लेकर हैदराबाद तक फैल गया था। वह सम्राट की उपाधि धारण करने वाले वाकाटक वंश के प्रथम शासक थे। यानी कि अगर हम बात करें अगर स्थापना की तो विंध्य शक्ति ने वाकाटक वंश की स्थापना की, और सबसे महान शासक की अगर हम बात करें तो प्रवरसेन प्रथम जो है इस वंश के सबसे महान शासक थे। थोड़ा सा हम देखते हैं, देखिए यह मैप था। वाकाटक जो वंश था वो इसी क्षेत्र में अपना शासन करता था। आप देख सकते हैं सेंट्रल इंडिया में इनका खास जो है वो प्रभाव था। स्थापना की बात करें तो लगभग 3री शताब्दी में यहाँ पे इस वंश की स्थापना हुई थी। विंध्य शक्ति हमने जिक्र किया, वो इस वंश के संस्थापक थे। अगर हम राजधानी की बात करें तो शुरुआत में नागपुर थी, बाद में वातापी, अमरावती और नंदीवर्धन भी इनकी राजधानी बनी। प्रमुख शासक की अगर हम बात करें तो प्रवरेश्वर, रुद्रसेन और प्रवरसेन इस वंश के प्रमुख शासक थे। प्रसिद्धि की बात करें, कला, शिक्षा, साहित्य और मंदिर निर्माण का उत्थान इनके शासनकाल में हुआ। हिंदू धर्म खासकर वैदिक परंपरा को ये लोग मानते थे। सहयोगियों की अगर बात करें तो गुप्त साम्राज्य के साथ इनका गठबंधन था, उनके साथ ये लोग शासन करते थे। विशेष योगदान की बात करें तो जो अजंता की गुफाएं हैं उसका इन लोगों ने संरक्षण किया और लगभग 5वीं शताब्दी में इस वंश का अंत हो गया, पतन हो गया। इस चीज का आप ध्यान दीजिएगा। भारत में स्थित राजा नरसिंह देव का सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? देखिए सूर्य मंदिर से संबंधित
प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाने की संभावना बहुत ज्यादा है, इसलिए डिटेल में इस प्रश्न को समझ लीजिएगा। घुमा फिरा के सूर्य मंदिर से प्रश्न पूछेगा। जहां तक मुझे लगता है मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न जो है वो सूर्य मंदिर से संबंधित है। भारत में स्थित राजा नरसिंह देव का सूर्य मंदिर कहां स्थित है? दुर्गापुर, अजमेर, भरतपुर या कोणार्क? सही उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। सूर्य मंदिर जो राजा नरसिंह देव का बनवाया हुआ है वो कहां स्थित है? तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। उड़ीसा के कोणार्क में यह सूर्य मंदिर स्थित है, जिसको पूर्वी गंग वंश के राजा नरसिंह देव प्रथम ने 13वीं शताब्दी में बनवाया था। यह मंदिर हिंदू धर्म के भगवान सूर्य को समर्पित है और पुरी से 35 किलोमीटर पूर्वोत्तर में स्थित है। इस मंदिर परिसर को वर्ष 1984 में यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया है। तो इस चीज का भी आप ध्यान दीजिएगा। यह सूर्य मंदिर है। भारत के मुद्राओं से लेके भारत के डिफरेंट जगहों पर इसका चित्र आपने कहीं ना कहीं जरूर देखा होगा। देखिए, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। राजराज किस वंश के शासक थे? राजराज किस वंश के शासक थे? चंडेला वंश के, चोल वंश के, चालुक्य वंश के या पल्लव वंश के? सही उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। चोल वंश से संबंधित बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। राजराज प्रथम चोल वंश के शासक थे। चोल वंश से संबंधित प्रश्न भी बहुत पूछे जाते हैं। चलिए पूरी तरीके से इस प्रश्न को भी हम देखते हैं। देखिए, चोल वंश का इतिहास अगर हम पहले बात करें तो चोल वंश दक्षिण भारत का एक महान एवं शक्तिशाली साम्राज्य था, जिसने तमिल क्षेत्र सहित दक्षिण एशिया के बड़े हिस्से पर शासन किया। यह भारत के सबसे लंबे समय तक चलने वाले राजवंशों में से एक था। चोलों का जो शासनकाल माना जाता है 9वीं शताब्दी से लेकर 13वीं शताब्दी तक माना जाता है और ये बहुत शक्तिशाली शासक था। शासन व्यवस्था थी। साउथ इंडिया में बहुत शक्तिशाली शासन व्यवस्था थी। इन्होंने समुद्री नौसेना का विस्तार जो है वो बहुत बड़े लेवल पर किया था। राजराज प्रथम इसी वंश के शासक थे और इनका शासनकाल 985 ईस्वी से लेके 1014 ईस्वी तक रहा। चोल वंश का संस्थापक विजयालय था। चोल वंश का जो संस्थापक था वो विजयालय था। इस चीज का आप ध्यान दीजिएगा। राजराज प्रथम ने तंजावर स्थित बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया। इस मंदिर को राजराजेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। इस चीज का आप ध्यान दीजिएगा। अब देखिए, थोड़ा सा हम चोल वंश के बारे में पढ़ते हैं। इनका जो उद्गम हुआ वो तमिल क्षेत्र में हुआ, कावेरी घाटी के निकट। कावेरी घाटी के निकट यहाँ पे चोल वंश का उद्गम माना जाता है। प्रारंभिक शासन की अगर हम बात करें तो 300 ईसा पूर्व से यहाँ पर उल्लेख मिलता है। शक्तिशाली चोल शासक जो थे, जो शक्तिशाली चोल काल था वो 850 ईस्वी से लेके 1279 ईस्वी तक ये लोग सबसे ज्यादा शक्तिशाली थे। जो इनके संस्थापक थे विजयालय चोल जो है इस वंश के संस्थापक थे। लेकिन जो प्रख्यात शासक थे राजराज प्रथम और राजेंद्र प्रथम और कुलोतुंग चोल जो है इस वंश के प्रख्यात शासक थे। राजधानी की अगर हम बात करें तो तंजावुर और गंगेकोंड चोलपुरम जो है इनकी राजधानी थी। प्रसिद्ध निर्माण की अगर हम बात करें तो बृहदेश्वर मंदिर के साथ साथ राजा राजेश्वर मंदिर जो है यहाँ पर प्रमुख निर्माण माना जाता है। प्रमुख उपलब्धि की बात करें तो जैसा कि मैंने आपको बताया, नौसेना की शक्ति थी, इनके पास अपनी नेवी थी। समुद्री व्यापार को इन लोगों ने शुरू किया। श्रीलंका एवं दक्षिण पूर्व एशिया तक इन्होंने अपने शासन का विस्तार किया। अगर अंत की बात करें तो 1279 ईस्वी के बाद धीरे धीरे इनका पतन जो है वो प्रारंभ हो गया। महत्वपूर्ण शासकों की अगर हम बात करें तो राजराज चोल, जिनका शासन 985 ईस्वी से 1014 ईस्वी तक माना जाता है। यह चोल साम्राज्य के विस्तारक और महान सम्राट थे। श्रीलंका का बहुत बड़ा भाग इन्होंने जीत लिया था। बृहदेश्वर मंदिर जो है उसका निर्माण इन्हीं के द्वारा करवाया गया और शक्तिशाली नेवी यानी कि नौसेना की स्थापना इनके द्वारा करवाई गई। इसके बाद राजेंद्र चोल जो गद्दी पे बैठे, जिनका शासनकाल 1014 से लेकर 1044 ईस्वी तक माना जाता है। इन्होंने साम्राज्य को गंगा नदी के तट तक बढ़ाया, इसलिए उन्हें गंगेकोंड चोल कहा गया। दक्षिण पूर्व एशिया, सुमात्रा, जावा, माल्या आदि तक विजय अभियान चलाया। राजधानी गंगेकोंड चोलपुरम बनाई। इस चीज का आप ध्यान दीजिएगा। इसके बाद कुलोतुंग चोल जो थे प्रशासनिक सुधार इन्होंने किया।
व्यापार की जो व्यवस्था थी उसको मजबूत किया और मंदिरों को संरक्षित करने का काम किया। तो ये महत्वपूर्ण चोल वंश के शासक थे। अगर हम चोल वंश की उपलब्धियों के ऊपर बात करें तो एक सुव्यवस्थित प्रशासन का इन लोगों ने निर्माण किया। ग्रामीण स्वशासन का भी यहाँ पे निर्माण जो है वो देखने को मिलता है। इन्होंने नौसेना बनाई, एक नेवी बनाई जो कि एशिया की सबसे ताकतवर नौसेना उस समय थी। द्रविड़ वास्तुकला का उत्कर्ष हुआ इनके समय में और बड़े बड़े मंदिरों का निर्माण हुआ। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार इनके समय में शुरू हुआ। चीन, अरब, श्रीलंका, दक्षिण पूर्व एशिया तक ये लोग व्यापार करते थे और तमिल या संस्कृत दोनों साहित्यों का खूब विकास इनके शासनकाल में देखने के लिए मिलता है। तो ये बहुत बढ़िया, हमने यहाँ पे बहुत सारे प्रश्नों को कवर किया और चोल वंश से संबंधित प्रश्नों के आपके पेपर में पूछे जाने की संभावना बहुत ज्यादा है। भारत के मूल निवासी कौन थे? निम्नलिखित में जो ऑप्शन दिया हुआ है, सिख हो, मुगल हो, द्रविड़ हो या ईसाई हो, इनमें से भारत के मूल निवासी कौन थे? तो देखिए, आपको पता है कि ईसाई तो बाहर से आए थे भैया, वेस्ट से हमारे साइड में आए थे। मुगल जो है ये अरब से हमारे साइड में आए थे, अफगानिस्तान के साइड से, उस क्षेत्र से हमारे साइड आई थे। सिख जो है ये थे तो स्थानीय, लेकिन ये कन्वर्ट हुए थे, हिंदू धर्म से ही कन्वर्ट होकर गुरु गोविंद सिंह जी ने सिख धर्म की स्थापना की थी। लेकिन जो द्रविड़ थे यह भारत के मूल निवासी थे, जो कि साउथ इंडिया में, दक्षिण भारत में निवास करते थे। और यह मूल लोग जो हैं तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम भाषाओं का जो है ये भाषाएं ये लोग बोलते थे और ये लोग भारत के मूल निवासी थे। निम्नलिखित में से किसे सबसे शक्तिशाली चोल शासक माना जाता है? निम्नलिखित में से जो ऑप्शन दिया गया है, राजेंद्र प्रथम, राजराज प्रथम, दंतिदुर्ग या विजयालय, इनमें से कौन सबसे शक्तिशाली चोल शासक था? आपको सही उत्तर कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों, अभी हमने डिस्कस किया था, राजराज प्रथम को चोल वंश का सबसे शक्तिशाली शासक माना जाता है। राजराज प्रथम के बाद राजेंद्र प्रथम जो है वो चोल वंश की गद्दी पर बैठे थे और जो विजयालय थे ये चोल वंश के संस्थापक थे। इस चीज का आप ध्यान दीजिएगा। राजराज प्रथम का शासनकाल 985 से लेके 1014 ईस्वी तक माना जाता है, जो कि चोल वंश के सबसे शक्तिशाली शासक थे। और चोल वंश के सबसे शक्तिशाली शासक थे, चोल वंश के संस्थापक विजयालय थे। राजराज ने कला और धर्म के संरक्षक होने के साथ साथ एक संगठनात्मक और राजनीतिक प्रतिभाशाली शासक भी थे। सम्राट बनने के उपरांत उन्होंने दक्षिण भारत में श्रीलंका के राज्यों और उत्तर पूर्व में कलिंग, जिसको उड़ीसा को कलिंग के नाम से जाना जाता था, इस पर भी उन्होंने विजय प्राप्त की थी और चोल वंश का बहुत बड़े पैमाने पर विस्तार किया था। इसलिए राजराज प्रथम को चोल वंश का सबसे महान शासक माना जाता है। अपने गुफा मंदिरों के लिए प्रसिद्ध घारापुरी द्वीप कहाँ स्थित है? अपने गुफा मंदिरों के लिए प्रसिद्ध घारापुरी द्वीप कहां पर स्थित है? मुंबई के तट पर, लक्षद्वीप समूह में, सिलवासा तट पर या दमन और दीव में? सही उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अपने गुफा मंदिरों के लिए प्रसिद्ध यहां पर घारापुरी द्वीप कहां पर स्थित है? तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। मुंबई के तट पर घारापुरी द्वीप स्थित है। अगर हम इतिहास की बात करें तो यह बहुत पुराना द्वीप है। एलिफेंटा द्वीप के नाम से भी इसको जाना जाता है। एलिफेंटा द्वीप के नाम से आज की डेट में जाना जाता है। इसका पुराना नाम, प्राचीन नाम घारापुरी द्वीप है। घारापुरी गुफाएं भारत में मुंबई तट पर स्थित है, जो अपनी कलात्मक गुफाओं और भव्य मूर्तियों के कारण प्रसिद्ध है। यहाँ पर कुल 7 गुफाएं हैं। इन गुफाओं का नाम एलिफेंटा पुर्तगालियों द्वारा यहाँ बनाए गए पत्थर के हाथी के कारण दिया गया है। यहाँ पर एक पत्थर का हाथी बना है जिसको पुर्तगालियों ने बनाया था, इसी वजह से इस जगह को एलिफेंटा के नाम से भी जाना जाता है। यह जो गुफाएं हैं ये हिंदू धर्म से संबंधित है। इस तरीके की गुफाएं हैं, इनका चित्र आपने कहीं देखा होगा या फिर आपने कभी विजिट किया होगा या पहले इसके बारे में आपने अध्ययन भी किया होगा। अगर हम इतिहास की बात करें तो शुरुआत में कालचुरी या चालुक्य राजवंश ने इसका निर्माण करवाया था, ऐसा माना जाता है। बाद में जो राष्ट्रकूट वंश के शासक थे उन्होंने इसका संरक्षण किया। पुर्तगालियों ने 16वीं शताब्दी में इस स्थान पर अधिकार प्राप्त किया था तथा एक हाथी की मूर्ति देखकर इसका नाम एलिफेंटा रख दिया था। तो इस चीज का आप ध्यान दीजिएगा। कंडारिया महादेव मंदिर किस राजपूत वंश के संरक्षण में बनाया गया था? कंडारिया महादेव मंदिर किस राजपूत वंश के संरक्षण में बनाया गया था? दिल्ली और अजमेर के चौहानों के द्वारा, कन्नौज के राठौड़ों के द्वारा, मेवाड़ के सिसोदियों के द्वारा या बुंदेलखंड के चंदेलों के द्वारा? सही उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है।
कंडारिया महादेव मंदिर किस राजपूत वंश के द्वारा बनवाया गया था, उनके संरक्षण में बनवाया गया था? तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। बुंदेलखंड के चंदेल राजपूत वंश के द्वारा यह मंदिर बनवाया गया था और यह मंदिर खजुराहो मंदिर समूह के अंतर्गत आता है। प्रसिद्ध खजुराहो मंदिर के अंतर्गत ही यह मंदिर आता है और बहुत विशाल मंदिर है। इस मंदिर को वर्ष 1025 से 1050 ईस्वी के बीच में बुंदेलखंड के चंदेल शासक राजा धंगदेन के द्वारा बनवाया गया था। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और मध्य प्रदेश में स्थित है, जो स्थापत्य की एक अप्रतिम निर्माण छवि प्रस्तुत करती है। यह मंदिर का छायाचित्र है, इसके माध्यम से भी आप इसको देख सकते हैं। किसने बनवाया था? तो चंदेल राजपूतों ने इसका निर्माण करवाया था। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, चिदम्बरम का चोल मंदिर निम्न में से किस धार्मिक समूह का है? सही उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। चिदम्बरम का चोल मंदिर, जिसको नटराज मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, वो निम्नलिखित में से किस धार्मिक समूह से संबंधित है? अलवार से, जैन से, नयनार से या फिर वैदिक से? सही उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। चिदम्बरम का चोल मंदिर, जिसको नटराज मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, वो निम्नलिखित में किस धार्मिक समूह से संबंधित है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इस प्रश्न का सॉरी माफ कीजिएगा, इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नयनार धार्मिक समूह से संबंधित है, इस चीज का आप ध्यान दीजिएगा। यह तमिलनाडु के चिदम्बरम में स्थित है, जो भगवान शिव का मंदिर है। भगवान शिव का मंदिर है और यह धार्मिक समूह नयनार से संबंधित है। यह मंदिर वास्तुकला की द्रविड़ शैली में बनाया गया है। नयनार भगवान शिव को समर्पित संतों का समूह था। नयनार क्या था? तो भगवान शिव को समर्पित संतों का एक समूह था। और चिदम्बरम का चोल मंदिर वास्तव में तमिलनाडु में स्थित नटराज मंदिर है। नटराज मंदिर है जिसे 10वीं से 12वीं शताब्दी में चोल वंश ने भव्य रूप दिया था। यह भगवान शिव को समर्पित है और इसे पंचभूत स्थल के रूप में भी जाना जाता है, जहां शिव को आकाश तत्व का रूप माना जाता है। मंदिर की खासियत है, यहाँ पर नटराज, भगवान बुद्ध की नटराज मुद्रा में एक रक्त जड़ी प्रतिमा है और यह यहाँ का सबसे बड़ा आकर्षण है, सबसे प्रसिद्ध चीज है। इस चीज का आप ध्यान दीजिएगा। चोल काल में निर्मित नटराज की मूर्ति में भगवान के कितने हाथ दिखते हैं? सही उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। 8 हाथ, 6 हाथ, 4 हाथ या 2 हाथ? चोल काल में निर्मित, अभी हमने यहीं पे बात किया था कि यह मंदिर कहाँ पे, मूर्ति कहाँ पे है, प्रतिमा कहाँ पे है? तो चिदम्बरम के नटराज मंदिर में स्थित है। तो अब अगले प्रश्न में पूछ रहा है कि चोल काल में जो निर्मित नटराज की मूर्ति है उसमें भगवान शिव के कितने हाथ दिखते हैं, यह आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। नटराज की मूर्ति में भगवान शिव के 4 हाथ दिखते हैं, इस चीज को आप देख सकते हैं। और इसका निर्माण कब हुआ था? चोल काल में हुआ था। चोल साम्राज्य के शासनकाल में इस मूर्ति का निर्माण हुआ था और यह भगवान शिव की सबसे प्रसिद्ध मूर्ति मानी जाती है, जिसमें भगवान की 4 भुजाएं हैं, उनके चारों ओर अग्नि घेरे हुए है, चारों ओर जो है वो आग घेरे हुए है। एक पांव से उन्होंने एक बौने को दबा रखा है, जो दूसरा पांव नृत्य मुद्रा में ऊपर की ओर उठा हुआ है। उन्होंने अपने पहले दाहिने हाथ में डमरू पकड़ा हुआ है। डमरू की आवाज सृजन का प्रतीक है, इस चीज का आप ध्यान दीजिएगा। यही वो नटराज की प्रतिमा है जिसको आप इस चित्र के माध्यम से भी देख सकते हैं। अब हम यहाँ पे चोल वंश के बहुत सारे प्रश्नों को डिस्कस कर चुके हैं। अब हम थोड़ा चालुक्य वंश की तरफ भी आ जाते हैं। देखिए टॉपिक हम कवर करते चल रहे हैं, एक क्वेश्चन पकड़ेंगे और एक क्वेश्चन से हम बहुत सारे पॉइंट्स को कवर कर लेंगे, ताकि इससे जुड़ा हुआ अगर कोई प्रश्न आपकी परीक्षा में आता है तो वो जो है आपको कंफ्यूजन न हो और आप सही उत्तर लगा पाए। चालुक्य वंश की राजधानी किस शहर में थी? चालुक्य वंश का राजधानी शहर क्या था? श्रीरंगपट्टनम, बादामी, मदुरई या कांचीपुरम? सही उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। भैया देखिए टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना मत भूलिएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी क्लास चल रही है। और एक रिक्वेस्ट और है कि कमेंट करके जरूर बताइएगा, कमेंट आप लोग नहीं करते हैं तो लाइक और कमेंट जरूर कर लीजिएगा। चालुक्य वंश का राजधानी शहर था, तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, बादामी। बादामी चालुक्य वंश की राजधानी थी। देखिए चालुक्य वंश जिसका शासनकाल 543 ईस्वी से
653 ईस्वी तक माना जाता है। यह दक्षिण भारत का प्रसिद्ध राजवंश था। जयसिंह इस वंश का प्रथम शासक था। जयसिंह ने इस वंश की स्थापना की थी, जबकि पुलकेशिन प्रथम चालुक्य साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। देखिए, यह प्रथम शासक जरूर था जयसिंह, लेकिन इसने पूरी तरह से स्थापना नहीं कर पाई थी, अपना वर्चस्व नहीं जमा पाया था। तो पुलकेशिन प्रथम जो था वो इस साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इसके बाद उसने वातापी को अपनी राजधानी बनाया, जिसको बादामी नाम से भी जाना जाता है। इस वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? तो पुलकेशिन द्वितीय इस वंश का सबसे जो है प्रसिद्ध राजा था, जिसने हर्षवर्धन को हराया था। जब हर्षवर्धन सीमा विस्तार के लिए दक्षिण भारत की तरफ कूच कर रहा था, और वो जब दक्षिण भारत की तरफ बढ़ा तो वहां पर उसकी मुलाकात होती है पुलकेशिन द्वितीय से, और पुलकेशिन द्वितीय जो है वो हर्षवर्धन को पराजित कर देता है और हर्षवर्धन को पीछे हटना पड़ता है। इस युद्ध में हार के बाद ही हर्षवर्धन जो अपना सीमा विस्तार साउथ इंडिया की तरफ करना चाहता था वो नहीं कर पाया था, और पुलकेशिन द्वितीय ने परमेश्वर की उपाधि धारण की थी। इस वंश का अंतिम शासक कीर्तिवर्मन द्वितीय था। इस चीज का ध्यान दीजिएगा। थोड़ा सा हम चालुक्य वंश के बारे में पढ़ते हैं। चालुक्य वंश 6वीं से 12वीं शताब्दी के बीच दक्षिण और मध्य भारत पर शासन करने वाले एक प्राचीन राजवंश में से एक था, जिसे कर्नाटक का स्वर्ण युग माना जाता है। इस वंश के शासनकाल को कर्नाटक का गोल्डन पीरियड माना जाता है। अब आपसे पूछ ले कि भारत के इतिहास में किस वंश के शासक को भारत के इतिहास में गोल्डन पीरियड माना जाता है, तो गुप्त वंश के शासनकाल को भारत का स्वर्ण युग माना जाता है। लेकिन चालुक्य वंश के शासनकाल को कर्नाटक के अंदर गोल्डन पीरियड माना जाता है। इस वंश के संस्थापक पुलकेशिन प्रथम थे, जिन्होंने 543 ईस्वी में वातापी को राजधानी बनाया था। उनके शासनकाल में कुशल प्रशासन और व्यापार वाणिज्य का विकास हुआ। इनकी 3 शाखाएं थी। जो चालुक्य वंश है, इनकी 3 शाखाएं थी। एक वातापी के चालुक्य कहलाए, 6ठी शताब्दी के मध्य से इन्होंने शासन किया। पुलकेशिन प्रथम ने इसकी स्थापना की, और पुलकेशिन द्वितीय के शासनकाल में यह वंश प्रमुखता से उभरा। दूसरे वेंगी के चालुक्य थे। लगभग 624 ईस्वी से लगभग 1070 ईस्वी तक पूर्वी आंध्र प्रदेश के भाग में इन लोगों ने शासन किया। और तीसरे कल्याणी के चालुक्य थे। लगभग 975 से 1189 ईस्वी तक इन लोगों ने दक्कन के क्षेत्र पर अपना नियंत्रण रखा था। यह चालुक्य वंश की 3 प्रमुख शाखाएं थी। संस्थापक की बात करें तो पुलकेशिन प्रथम इसका संस्थापक था, और सबसे महान शासक पुलकेशिन द्वितीय था, जिसने हर्षवर्धन को पराजित किया था। तो इस चीज का आप यहां पर ध्यान दीजिएगा। एलोरा का प्रसिद्ध कैलाशनाथ मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया था? प्रश्न नंबर 17 आपके स्क्रीन पे है। एलोरा का प्रसिद्ध कैलाशनाथ मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया था? कृष्ण प्रथम के द्वारा, कलिंगा प्रथम के द्वारा, केशव प्रथम के द्वारा, या फिर इनमें से कोई नहीं? इमने हो गया है इमने हो गया है, इसको हम इनमें कर लेंगे, या फिर इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर आप कमेंट बॉक्स में बताइए। थोड़ा सा मैं यहां पर पानी पी लेता हूं। एलोरा का प्रसिद्ध कैलाशनाथ मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया था? तो ऑप्शन नंबर ए, कृष्ण प्रथम इसका सही उत्तर हो जाएगा। एलोरा का जो कैलाश मंदिर है, जो अभी हमने पहले भी पढ़ा, महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है। एलोरा की गुफाएं हैं, उसी गुफाओं में से एक जगह पर यह मंदिर स्थित है। इसका निर्माण राष्ट्रकूट वंश के शासक कृष्ण प्रथम ने करवाया था। तो इस चीज का आप यहां पर ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, अनंत वर्मन किस वंश का शासक था? अनंत वर्मन निम्नलिखित में से किस वंश का शासक था? नंद वंश का, हर्यक वंश का, गंग वंश का, या शुंग वंश का? सही उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अनंत वर्मन निम्नलिखित में से किस वंश का शासक था? तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अनंत वर्मन गंग वंश का शासक था। अनंत वर्मन पूर्वी गंग वंश का एक प्रमुख राजा था, जिसने 11वीं 12वीं शताब्दी में शासन किया। ओडिशा के पुरी स्थित जगन्नाथ मंदिर का निर्माण उनके द्वारा करवाया गया था। यह इंपॉर्टेंट फैक्ट है। प्रश्न अगर पूछ ले कि उड़ीसा के जगन्नाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था,
तो अनंत वर्मन ने करवाया था, जो कि पूर्वी गंग वंश का एक प्रमुख शासक था। पूर्वी गंग वंश ने जो शासन अपना किया वो कलिंग पर किया था। कलिंग जिसको आज के समय में हम उड़ीसा के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पर पूर्वी गंग वंश के बारे में हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। शासनकाल जो समय काल माना जाता है 5वीं शताब्दी से 15वीं शताब्दी तक। स्थापना की अगर हम बात करें तो को यहाँ पे स्त्री पुरुष के द्वारा 5वीं शताब्दी में इसकी स्थापना की गई थी। और राजधानी की अगर हम बात करें तो कालिंग नगर शुरुआती राजधानी थी और बाद में कटक जो है यहाँ पे राजधानी हो गई थी। यहाँ पे अगर हम स्थान की बात करें तो उड़ीसा, जो वर्तमान समय में उड़ीसा है, वहां पर इन लोगों ने शासन किया। और कुछ भाग की अगर हम बात करें तो उड़ीसा और आंध्र प्रदेश की सीमा क्षेत्रों में भी इन लोगों ने शासन किया था। अगर हम प्रमुख राजा की बात करें तो अनंत वर्मन चोंडन गंगदेव जो है इस वंश के प्रमुख शासक थे। यहाँ पे योगदान की बात करें तो जगन्नाथ मंदिर का निर्माण जो कि पुरी में स्थित है वो अनंत वर्मन ने करवाया था। धर्म की बात करें तो हिंदू धर्म के लोग मानने वाले थे और कलिंग शैली में इनकी स्थापत्य कला दिखती है। और पुरी का जगन्नाथ मंदिर जो कि निर्माण करवाया गया था अनंत वर्मन के द्वारा, और कोणार्क का सूर्य मंदिर जो नरसिंह देव के द्वारा जो है निर्माण करवाया गया था। ये दो निर्माण इस वंश के बहुत प्रसिद्ध हैं। संस्कृत एवं ओडिया यहाँ पर मुख्य भाषा उस समय हुआ करती थी। और अगर अंत की बात करें तो 15वीं शताब्दी में इस वंश का पतन हो गया। उसके बाद गजपति वंश जो है वो प्रमुखता से इस क्षेत्र के अंदर उभर के आया। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, निम्न में से कौन चट्टानों को काटकर बनाई गई गुफा का उदाहरण नहीं है? कोणार्क का सूर्य मंदिर, एलोरा, अजंता या बाघ? सही उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि निम्नलिखित में से कौन वो ऑप्शन है जो चट्टानों को काटकर बनाई गई एक गुफा नहीं है। तो देखिए, बाघ की गुफाओं के बारे में आपने पढ़ा होगा, ये हो नहीं सकता। अजंता की गुफाओं के बारे में हमने अभी पढ़ा, एलोरा की गुफाओं के बारे में हमने अभी पढ़ा। कोणार्क का सूर्य मंदिर जो है वो गुफा नहीं है, चट्टानों को काटकर बनाई गई गुफा का उदाहरण नहीं है। यह बलुआ पत्थर और काले ग्रेनाइट से निर्मित एक भवन है। इस मंदिर का निर्माण गंग वंश के शासक नरसिंह देव प्रथम ने किया। 13वीं शताब्दी में यह इसका निर्माण करवाया गया था। यह मंदिर भगवान सूर्य को समर्पित है। यह मंदिर कलिंग कला में जो है बनाया गया है। इसको 1984 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल किया गया था। इस चीज का आप ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे प्रश्न पूछ रहा है सूर्य मंदिर कहाँ पर स्थित है? भोपाल में, मदुरई में, तिरुचिरापल्ली में या कोणार्क में? सही उत्तर आपको बॉक्स में बताइए। सूर्य मंदिर कहाँ पर स्थित है? हमने कई बार इस प्रश्न को देख लिया। कोणार्क के अंदर, उड़ीसा के अंदर यह सूर्य मंदिर स्थित है। अब हम यहाँ पे थोड़े से जियोग्राफी के प्रश्नों को डिस्कस कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी चीन, भारत और बांग्लादेश से होकर बहती है? निम्नलिखित में से वो कौन सी नदी है जो चाइना में भी बहती है, भारत में भी बहती है और बांग्लादेश में भी बहती है? यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है चांग जियांग, ब्रह्मपुत्र, सिंध या फिर गंगा। सही उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी चीन, भारत और बांग्लादेश से होकर बहती है? तो देखिए, गंगा नदी भारत और बांग्लादेश में बहती है, सिंध नदी भारत और पाकिस्तान में बहती है, ब्रह्मपुत्र इसका सही उत्तर हो जाएगा। ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो भारत, चीन और बांग्लादेश तीनों ही जगह पर बहती है। यह नदी 2900 किलोमीटर का सफर तय करती है और यह विश्व के सबसे लंबे नदियों में से एक है। इसका अपवाह तंत्र 3 देशों, तिब्बत जिस पे चीन का शासन है, कंट्रोल है, वहां से शुरू होकर भारत एवं बांग्लादेश तक यह बहती है। यह भारत में 916 किलोमीटर का सफर तय करती है। इस चीज का आप ध्यान दीजिएगा। यह कैलाश श्रेणी की मानसरोवर झील के निकट चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है। तिब्बत में इसको सांगपो नाम से जाना जाता है और बांग्लादेश में इसको जमुना नाम से जाना जाता है। तो इस चीज का भी आप ध्यान दीजिएगा। और यह भारत में ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जानी जाती है और इस पर विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली स्थित है। माजुली जो है एक नदी द्वीप है, जो हमने पिछली क्लास में इसके बारे में पढ़ा था। यह दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। नदी के अंदर कोई ऐसा द्वीप स्थित है जिस पे लोग रहते हैं। अब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि माजुली द्वीप पे कौन सी जनजाति के लोग निवास करते हैं। हमने पिछली क्लास में इसको यहाँ पर पढ़ा था। भारत में जब ब्रह्मपुत्र नदी प्रवेश करती है
तो अरुणाचल प्रदेश में इसको दिहांग नाम से जाना जाता है, और जब ये असम में प्रवेश करती है वहां से इसको ब्रह्मपुत्र नाम से जाना जाता है। तो इस चीज का भी आप ध्यान दीजिएगा। उत्तर पूर्वी तंजानिया में कौन से सक्रिय ज्वालामुखी में विस्फोट के आस्तन लक्षण दिखाई दे रहे हैं? हिमालय, माउंटेन ऑफ गॉड, माउंट पिनाटुबो या कारकाट? सही उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। उत्तर पूर्वी तंजानिया में कौन से सक्रिय ज्वालामुखी में विस्फोट के आस्तन लक्षण दिखाई दे रहे हैं? तो ऑप्शन नंबर बी, माउंटेन ऑफ गॉड, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। उत्तर पूर्वी तंजानिया में स्थित माउंटेन ऑफ गॉड पृथ्वी पर एकमात्र ज्वालामुखी है जिससे कार्बोनेटाइट लावा निकलता है। इस सक्रिय ज्वालामुखी में विस्फोट के आस्तन लक्षण दिखाई दे रहे हैं। अमेरिकी वैज्ञानिकों ने स्थानीय प्रशासन को चेतावनी देकर आसपास के लोगों को वहां से हटने के लिए कहा है। अब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि हाल ही में इथोपिया के अंदर एक ज्वालामुखी ब्लास्ट कर गया। देखिए यह जो है आपके पुस्तक से प्रश्न लिया गया है, थोड़ा पुराना प्रश्न है, लेकिन अभी हाल ही में करंट अफेयर की मैं बात करूं तो इथोपिया में एक ज्वालामुखी अभी हाल ही में ब्लास्ट किया है जिसकी राख भारत तक आई है। आपको बताना है कि इथोपिया में जो ज्वालामुखी ब्लास्ट किया है उसका नाम क्या है, कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। दुनिया की छत किसे कहा जाता है? पामीर, कंचनजंगा, हिमालय पर्वतमाला या माउंट एवरेस्ट? सही उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। दुनिया की छत किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए, पामीर के पठार को दुनिया की छत कहा जाता है। विश्व की छत पामीर के पठार को कहते हैं क्योंकि इसकी औसत ऊंचाई 4500 मीटर से अधिक है तथा यह विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। तिब्बत इसी पठार पर स्थित है। तिब्बत देश इसी पठार पर स्थित है। तो इस चीज का आप ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित झील में से कौन विश्व की सबसे पुरानी और साफ पानी की गहरी झील है? प्रश्न संख्या 24 आपके स्क्रीन पे है। ऑप्शन दिया हुआ है टीटीकाका झील, वैकाल झील, चिल्का झील या सुपीरियर झील। सही उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। निम्नलिखित झील में से कौन विश्व की सबसे पुरानी और साफ पानी की गहरी झील है? ध्यान दीजिएगा, यहां पर विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील के बारे में नहीं पूछ रहा है, यहां पर पूछ रहा है विश्व की सबसे पुरानी साफ पानी की और सबसे गहरी झील कौन सी है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर यहां पर बैकाल झील बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। यह दुनिया की सबसे प्राचीन वो गहरी झील है। यह झील 3 करोड़ वर्षों से बनी हुई है। 3 करोड़ वर्षों से यह झील बनी हुई है। इसकी जो एवरेज गहराई है वो 444.4 मीटर है। और सुपीरियर झील जो है वो दुनिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। लेक सुपीरियर जो है वो दुनिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। लेकिन बैकाल झील की अगर हम बात करें तो यह साइबेरिया क्षेत्र के दक्षिण भाग में स्थित है। यह झील यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में भी शामिल है। यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल है। तो इस चीज का भी आप ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, दो समुद्रों को जोड़ने वाले जल के एक संकीर्ण खंड को क्या कहा जाता है? खाड़ी कहते हैं, स्ट्रेट कहते हैं, प्रायद्वीप कहते हैं या पठार कहते हैं? सही उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। दो समुद्रों को जोड़ने वाले जल के एक संकीर्ण खंड को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी स्ट्रेट जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। दो विभिन्न जल राशियों को जोड़ने तथा दो स्थल खंडों को अलग करने वाले सक्रिय खंड को जल संधि कहते हैं या फिर स्ट्रेट कहते हैं। इनका व्यापारिक या सामरिक महत्व होता है। समुद्र के स्थलीय भाग में प्रवेश करने पर जो जलीय क्षेत्र निर्मित होते हैं उसे खाड़ी कहते हैं, जैसे खंबात की खाड़ी है। प्रायद्वीप भूमि के वो भाग होते हैं जिनके 3 तरफ जल तथा एक और स्थल होता है। वो भाग जिसके 3 तरफ जल और एक तरफ स्थल है उसको प्रायद्वीप कहते हैं। और धरातल का वो विशिष्ट स्थल जो अपने आसपास की भूमि से पर्याप्त ऊंचा होता है, जिसका ऊपरी भाग चौड़ा और सपाट होता है, उसे पठार कहते हैं। लेकिन जो भिन्न जल राशियों को जोड़ने तथा दो स्थल खंडों को अलग करने वाले संकीर्ण खंड को क्या कहते हैं? जल संधि या फिर स्ट्रेट कहते हैं। इस चीज का आप ध्यान दीजिएगा। वातावरण की निम्नतम परत कौन सी है? वातावरण की सबसे निचली परत कौन सी है? क्षोभ मंडल, बहिर्मंडल, आयन मंडल या समताप मंडल? सही उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। वायुमंडल की सबसे निम्नतम परत कौन सी है?
ऑप्शन नंबर ए क्षोभ मंडल इसका सही उत्तर हो जाएगा। इस चीज का आप ध्यान दीजिएगा। देखिए वायुमंडल में कुल 5 परतें हैं। हमारे वायुमंडल में कुल 5 परतें हैं। अब इसके बारे में हम जानते हैं। जो क्षोभ मंडल है, जमीन से, स्थल से लेकर जो 12 किलोमीटर की ऊंचाई तक है, यह क्षोभ मंडल है। इसकी विशेषता क्या है? जितना भी मौसम परिवर्तन होता है, जो बारिश होती है, बादल बनते हैं, या फिर जो जीवन का क्षेत्र जहां पक्षी वगैरह उड़ सकते हैं, वो इसी क्षोभ मंडल के अंदर आता है। उसके बाद 12 किलोमीटर से 50 किलोमीटर ऊपर तक समताप मंडल आता है। यहां पर ओजोन परत है। ओजोन परत क्या है? जो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को धरती पर आने से रोकती है और धरती पर जीवन को बचाए रखने में सबसे बड़ा योगदान प्रदान करती है। जितने भी हवाई जहाज उड़ते हैं वो समताप मंडल में उड़ते हैं। इस चीज का आप ध्यान दीजिएगा। इसके बाद मध्य मंडल शुरू होता है, जो 50 किलोमीटर से लेकर 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक है। उल्काएं यहीं जलकर नष्ट होती हैं। जब उल्काएं आती हैं तो इसी क्षेत्र में जलकर नष्ट हो जाती हैं। इसके बाद ताप मंडल, जिसको अयन मंडल के नाम से जाना जाता है, 80 किलोमीटर से 400 किलोमीटर ऊपर तक यह है। रेडियो संचार तरंगे वापस पृथ्वी पर भेजता है, इसकी मुख्य विशेषता है। और उसके बाद 400 किलोमीटर से अंतरिक्ष तक बहिर्मंडल जो है उसका वास है। जितने भी उपग्रह छोड़े जाते हैं, जितने भी सैटेलाइट छोड़े जाते हैं, वो सब इसी मंडल के अंदर जो है घूमते हैं। इस चीज का आप ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, पृथ्वी के वायुमंडल की परतों के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है, सही नहीं है, इनमें से ये पूछ रहा है। तो इस चीज का आप ध्यान दीजिएगा। अधिकांश मौसम संबंधी परिघटनाएं क्षोभ मंडल में होती हैं, ये तो बिल्कुल सही है भैया। अभी हमने पढ़ा कि जितने भी मौसम संबंधित चीजें होती हैं, चाहे वो बादल का बनना हो, वर्षा का होना हो, वो सब क्षोभ मंडल में होती हैं। जेट स्ट्रीम सप्ताप मंडल में पवन तंत्र है, यह भी सही है। क्षोभ मंडल की गहराई विषुवत वृत्त पर ध्रुवों की अपेक्षा अधिक है, यह भी सही है। ओजोन परत मध्य मंडल में स्थित है, यह गलत है भैया। ओजोन परत जो है वो समताप मंडल में स्थित है, जो पृथ्वी पर सूर्य की पराबैंगनी किरणों को आने से रोकती है। यहां पर मध्य मंडल लिखा है, यानी कि यह वाला कथन जो है वो गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। मध्य मंडल में यह स्थित नहीं है, समताप मंडल में स्थित है और पृथ्वी की सतह के ऊपर लगभग 10 किलोमीटर से 50 किलोमीटर दूरी तक स्थित है। ओजोन परत की खोज कब हुई थी? 1913 में हुई थी। फ्रांस के भौतिकविदों के द्वारा यह खोज की गई थी। फेवरी चार्ल्स और हेनरी बुशोन ने इसकी खोज की थी। ओजोन परत की जो खोज की थी 1913 में फ्रांस के फेवरी चार्ल्स और हेनरी बुशोन के द्वारा की गई थी। तो इस चीज का आप ध्यान दीजिएगा। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? रेगिस्तान विश्व का सबसे बड़ा कौन सा है? थार रेगिस्तान, कालाहारी रेगिस्तान, सहारा रेगिस्तान या खरन रेगिस्तान? सही उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। सहारा रेगिस्तान विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है, सबसे बड़ा मरुस्थल है। यह अफ्रीका महाद्वीप में फैला हुआ है। इसका कुल क्षेत्रफल, यहां पर अगर हम बात करें, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 92 लाख वर्ग किलोमीटर है और यह विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। जो थार मरुस्थल है यह एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है और यह भारत और पाकिस्तान में फैला हुआ है। अब देखिए, अगर हम थोड़ा सा सहारा मरुस्थल की बात करें तो यह 11 देशों में फैला हुआ है। कौन कौन से देश हैं भैया? अल्जीरिया, चाड, मिस्र, लीबिया, माली, मोरिटेनिया, मोरक्को, नाइजर, सूडान और ट्यूनीशिया। इन देशों में, 11 देशों में यह सहारा मरुस्थल फैला हुआ है। तो इस चीज का आप ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा देश एशिया महाद्वीप का देश है? निम्नलिखित में से वो कौन सा देश है जो एशिया महाद्वीप के अंतर्गत आता है? बेलारूस, कोसोवो, साइप्रस या फिर एस्टोनिया? सही उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। निम्नलिखित में से वो कौन सा देश है जो एशिया महाद्वीप का देश है? तो साइप्रस इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। बाकी जितने भी देश हैं वो सभी यूरोप में आते हैं। साइप्रस देश का भी एक हिस्सा यूरोप में आता है, यानी कि ये यूरोप और एशिया दोनों में स्थित है। लेकिन जो बाकी के ऑप्शन थे, बेलारूस, कोसोवो और एस्टोनेशिया, ये पूर्ण रूप से यूरोप में आते हैं। इसलिए साइप्रस यहां पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा। साइप्रस देश की जो राजधानी है वो निकोसिया है। साइप्रस देश की राजधानी निकोसिया है और इसकी जो करेंसी है वो यूरो है। तो इस चीज का भी आप
ध्यान दीजिएगा, यहां पर बोल रहा है कि ऐतिहासिक महत्व के स्थानों और संबंधित देशों के युग्मों में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है। यानी कि जिस स्थान के बारे में यहां पर दिया हुआ है और जिस देश के नाम के बारे में दिया हुआ है, इसमें से कौन सा सही है। न्यूरेमबर्ग फ्रांस ये गलत है, वर्साय जर्मनी गलत है, सेंट पीटर्सबर्ग इंग्लैंड यह गलत है, रिवोनिया दक्षिण अफ्रीका या यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। और हम इसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं। देखिए, ऐतिहासिक स्थल की अगर हम बात करें तो न्यूरेमबर्ग जो है वो जर्मनी से संबंधित है, वर्साय की संधि फ्रांस से संबंधित है, और सेंट पीटर्सबर्ग ये रूस में स्थित है। इस चीज का आप ध्यान दीजिएगा, जो ऑप्शन दिए गए थे वहां रिवोनिया जो है वो दक्षिण अफ्रीका से संबंधित है, इसलिए ऑप्शन नंबर भी सही उत्तर हो जाएगा। अब ध्यान से समझिए, जो न्यूरेमबर्ग था जर्मनी देश में स्थित था, यहां पर जो नाजी के नेता थे, जो हिटलर के नेता थे, उन पर युद्ध अपराध का प्रसिद्ध मुकदमा चला था, इसलिए यह शहर, इसलिए यह जगह प्रसिद्ध है। न्यूरमबर्ग ट्रायल्स के नाम से उसको जाना जाता है। जो रिवोनिया है यह दक्षिण अफ्रीका में स्थित है, यहां नेल्सन मंडेला पर मुकदमा चलाया गया था। नेल्सन मंडेला पर यहां पर मुकदमा चलाया गया था, जिसको रिवोनिया ट्रायल्स के नाम से जाना जाता है। वर्साय की अगर हम बात करें, यहां फ्रांस में स्थित है। यहां प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति की संधि हुई थी, यहां पर जो है वो समझौता हुआ था, इसलिए इसको वर्साय की संधि के नाम से जाना जाता है। 1919 में यह संधि हुई थी। और सेंट पीटर्सबर्ग जो है यह रूस में स्थित है, रूसी साम्राज्य की ऐतिहासिक राजधानी है, 1917 की रूसी क्रांति का केंद्र है। जब 1917 में रूसी क्रांति हुई थी तो उसका केंद्र जो है वो सेंट पीटर्सबर्ग शहर था। तो इस चीज का आप ध्यान दीजिएगा, चारों ही स्थानों की विशेषता, उनकी स्थिति और क्या उनका महत्व है, इसके बारे में हमने यहां पर चर्चा कर ली है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान में उल्लेखित एक मौलिक अधिकार नहीं है। निम्नलिखित में से वो कौन सा ऑप्शन है जो भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार के अंदर नहीं आता है। संपत्ति का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार या फिर समानता का अधिकार। सही उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। निम्नलिखित में से किस ऑप्शन को भारत का संविधान मौलिक अधिकार की श्रेणी में नहीं रखता है। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। संपत्ति का अधिकार पे आप टिक लगा देंगे। देखिए, भारत के मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे। जो संपत्ति का अधिकार है यह भी पहले मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता था, लेकिन जब 44वां संशोधन हुआ संविधान का तो इसके बाद इसमें से मौलिक अधिकारों की सूची से संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया था और इसे संविधान के अनुच्छेद 300A के अंतर्गत कानूनी अधिकार के रूप में रखा गया। अंततः वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं। वर्तमान समय में 6 मौलिक अधिकार है भारत के संविधान में। भारत के मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटाकर कानूनी अधिकार की सूची में डाल दिया गया था। अब 7 मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं? तो समानता का अधिकार मौलिक अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। यह सब क्या है? मौलिक अधिकार हैं। लेकिन जो संपत्ति का अधिकार है वो मौलिक अधिकार नहीं है, कानूनी अधिकार है। अब भारत के जो 6 मूल अधिकार हैं उनके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ते हैं। सबसे पहले जो समानता का अधिकार है, यह अनुच्छेद 14 से 18 में इसका जिक्र है। सरल और आसान भाषा में अगर हम समझें तो सभी लोगों को कानून की नजर में एक माना गया है, बराबर माना गया है। किसी को जाति, धर्म, लिंग, भाषा या जन्म स्थान के अधिकार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है। यह भारत के संविधान का मूल अधिकार भारत के प्रत्येक नागरिक को गारंटी देता है। एक ही अपराध पर गरीब और अमीर दोनों को समान सजा होगी। ऐसा नहीं होगा कि कोई पैसे वाला है तो उसको उसी अधिकार की कम सजा होगी और कोई गरीब है तो उसको ज्यादा सजा होगी, ऐसा नहीं होगा। सबको समानता का अधिकार भारत का संविधान प्रोवाइड करता है। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, जिसका जिक्र मिलता है अनुच्छेद 19 से लेकर अनुच्छेद 22 तक। बोलने, लिखने, कहीं जाने, किसी काम को करने की स्वतंत्रता है। कहीं भी घूमना, अपनी राय देना, यह भारत में स्वतंत्रता का अधिकार है। भी आप कहीं भी जा सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, लिख सकते हैं, कोई आपको रोक नहीं सकता। भारत के आप नागरिक हैं, आपको स्वतंत्रता का अधिकार 19 से लेकर 22 तक के संविधान में इसका जिक्र मिलता है।
तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, जिसका जिक्र अनुच्छेद 23 और 24 में मिलता है। किसी से जबरदस्ती काम नहीं करवाया जा सकता है, किसी का शोषण नहीं करवाया जा सकता है, किसी को बंधुआ मजदूर नहीं रखा जा सकता है, किसी को गुलाम नहीं रखा जा सकता है, किसी का शोषण नहीं हो सकता, और बच्चों से फैक्ट्रियों में काम नहीं करवाया जा सकता है। यानी कि जो बच्चे बालिग नहीं है, 18 साल की उम्र नहीं है, उनके काम नहीं करवाया जा सकता है। बाल मजदूरी पर रोक है। शोषण के विरुद्ध अधिकार का जिक्र अनुच्छेद 23 और 24 में मिलता है। चौथा है संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, जिसका जिक्र मिलता है अनुच्छेद 29 से 30 तक। इसमें आप अपनी भाषा संस्कृति का संरक्षण कर सकते हैं। अल्पसंख्यकों को भी स्कूल और संस्था खोलने का अधिकार है। यानी कि आप किसी भी भाषा से हैं, किसी भी संस्कृति से हैं, आपको पूरी तरीके से स्वतंत्रता है कि आप अपनी भाषा संस्कृति का संरक्षण करें। जो अल्पसंख्यक हैं वो भी अपने धार्मिक जीवन, धार्मिक अनुष्ठानों का जो है वो पूरी तरीके से उसका अनुपालन करने के लिए वो है। अब यहां पे हम बात करते हैं 5वें नंबर पे धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 25 से 28 में इसका जिक्र मिलता है। अपना धर्म मानने वाले, पालन करने वाले, यो प्रचार करने की स्वतंत्रता है। आप किसी भी धर्म से हैं उसका पालन कर सकते हैं, उसका प्रचार कर सकते हैं। किसी को धर्म मानने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। यानी कि किसी को भी आप अपना धर्म मानने के लिए मजबूर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि भारत में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार भी प्राप्त है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, छठवां मूल यहाँ पे हमारा अधिकार है। अनुच्छेद 32 में इसका जिक्र मिलता है। अगर आपका कोई अधिकार छिन जाए तो आप न्यायालय में जा सकते हैं और कोर्ट में याचिका डाल सकते हैं। यानी कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अगर आपके साथ कोई गलत हो रहा है, कोई परेशानी हो रहा है, तो आप कोर्ट में जा सकते हैं, न्यायालय में जा सकते हैं, अपनी याचिका डाल सकते हैं और कोर्ट जो है विधि के अनुसार उस पर कार्रवाई करेगा। तो ये भारत के मूल 6 अधिकार हैं जो भारत के प्रत्येक नागरिक को प्राप्त हैं। इसके बारे में हमने कंप्लीट स्टडी कर ली है और या इससे जुड़े हुए प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछेंगे, इसकी संभावना ज्यादा है, इसलिए हमने डिटेल में इसको समझ लिया है। भारतीय संविधान में 32 नंबर का प्रश्न है, भारतीय संविधान में कौन सा प्रावधान नागरिकों को अदालत में जाने की अनुमति देता है यदि वो मानते हैं कि उनके किसी भी मौलिक अधिकार का राज्य द्वारा उल्लंघन किया गया है? शोषण के खिलाफ अधिकार, संवैधानिक उपचार का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार या फिर सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार। तो देखिए अभी हमने इसका जिक्र किया था। संवैधानिक उपचारों के अधिकार अनुच्छेद 32 के अंतर्गत अगर आपका कोई अधिकार छिनता है तो आप न्यायालय में जा सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। संवैधानिक उपचार का अधिकार अनुच्छेद 32 के अंतर्गत अगर आपको लगता है कि आपका कोई भी अधिकार छीना गया है तो आप न्यायालय में जाके उसके विरुद्ध अपनी याचिका लगा सकते हैं। इस चीज का आप ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, संपत्ति का अधिकार एक मौलिक अधिकार है, निर्देशक सिद्धांत है, कानूनी अधिकार है या फिर सामाजिक अधिकार है? सही उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। संपत्ति का अधिकार क्या है? तो हमने अभी इसको पढ़ा था। संपत्ति का अधिकार एक कानूनी अधिकार है। पहले यह मूल अधिकारों की श्रेणी में था, लेकिन 44वें संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा इसे मूल अधिकारों से हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया था। तो इस चीज का आप यहां पर ध्यान दीजिएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा स्वतंत्रता के अधिकार के रूप में गारंटीकृत नहीं है? सही उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 19 जो कि स्वतंत्रता के अधिकार के रूप में, इसमें से कौन सा ऑप्शन गारंटीकृत नहीं है? भारत के संपूर्ण क्षेत्र में स्वतंत्रता से संचलन का अधिकार, वाक तथा अभिव्यक्ति का अधिकार, बालाश्रम से मुक्ति या भारत क्षेत्र के किसी भी भाग में आवास तथा बसने की स्वतंत्रता। तो देखिए जो स्वतंत्रता का अधिकार है वो भारत के संपूर्ण क्षेत्र में स्वतंत्रता से संचलन का अधिकार देता है, वाक तथा अभिव्यक्ति का अधिकार भी देता है, भारत क्षेत्र के किसी भी भाग में आप बस सकते हैं इसकी स्वतंत्रता भी देता है, लेकिन बाल श्रम से मुक्ति नहीं देता है। ऐसा नहीं है कि आप बाल श्रम से मुक्ति नहीं देता है। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा और यह जो है आपको बाल श्रम की गारंटी नहीं देता है। संपूर्ण हथियार रहित सम्मेलन या सभा करने की स्वतंत्रता देता है, संगठन बनाने की स्वतंत्रता देता है, भारत के राज्य क्षेत्र में विचरण करने की स्वतंत्रता भी देता है, भारत के किसी भी भाग में निवास करने की स्वतंत्रता भी देता है, कोई वृत्ति, आजीविका तथा व्यापार अथवा कारोबार करने की स्वतंत्रता देता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 23 में
मानव के दुर्व्यवहार तथा बाल श्रम का प्रतिषेध किया गया है, यानी कि बाल श्रम की गारंटी नहीं देता है। इस चीज का आप ध्यान दीजिएगा। भारत में सूचना का अधिकार एक भाग है। भारत में सूचना का अधिकार का एक भाग है मौलिक अधिकार, कानूनी अधिकार, न मौलिक अधिकार, न कानूनी अधिकार या उपयुक्त में से कोई नहीं। सूचना का अधिकार क्या है? मौलिक अधिकार है, कानूनी अधिकार है, या दोनों नहीं है, या दोनों में से कोई एक है। सही उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो सूचना का अधिकार क्या है? अभी हमने पढ़ा था मौलिक अधिकार। सूचना का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। संविधान के अनुच्छेद 19A के तहत सूचना का अधिकार मौलिक अधिकार का एक भाग है। अनुच्छेद 1A के अनुसार प्रत्येक नागरिक को बोलने तथा अभिव्यक्ति का अधिकार है। सूचना का अधिकार 12 अक्टूबर 2005 को लागू हुआ था। तो इस चीज का भी आप यहां पर ध्यान दीजिएगा। सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय द्वारा एक लोक प्राधिकरण को कोई विशिष्ट कार्रवाई करने का निर्देश देने के लिए कौन सी संवैधानिक रीट जारी करनी होती है? सर्वोच्च न्यायालय या फिर उच्च न्यायालय को किसी भी लोक प्राधिकरण को कोई विशिष्ट कार्रवाई करने के लिए या निर्देश देने के लिए कौन सी संवैधानिक रीट जारी की जाती है? रीट यानी कि लिखित आदेश, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण या अधिकार परीक्षा। सही उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो ऑप्शन नंबर 20 इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। परमादेश इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 में प्रावधानित संवैधानिक उपचारों के अधिकार के तहत उच्चतम न्यायालय 5 प्रकार की रीट जारी कर सकता है। पहला, बंदी प्रत्यक्षीकरण। इसके द्वारा न्यायालय किसी गिरफ्तार व्यक्ति को न्यायालय के सामने प्रस्तुत करने का आदेश देता है। यदि गिरफ्तारी का तरीका या कारण गैरकानूनी है तो न्यायालय गिरफ्तार व्यक्ति को छोड़ने का आदेश भी दे सकता है। पुलिस कई बार उठा लेती है ना, किसी को शक के आधार पर उठा लेती है, विभिन्न तरीके से उठा लेती है। कई बार पुलिस जो है वो मनभड़ भी हो जाती है, अराजकता में उठा लेती है। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण का यहाँ पर आदेश न्यायालय जारी कर सकता है, जिसमें वो बोल सकता है अगर किसी व्यक्ति को पुलिस गिरफ्तार करके ले गई, उसका पता नहीं चल रहा है, उसके घर वाले याचिका लगाते हैं, तो न्यायालय उसको न्यायालय के सामने पेश करने के लिए कह सकता है। या फिर अगर गैरकानूनी तरीके से गिरफ्तार किया गया तो उसको छोड़ने का आदेश भी दे सकता है। इस चीज का भी आप ध्यान दीजिएगा। दूसरा होता है परमादेश। जब कोई पदाधिकारी अपने सार्वजनिक पद का निर्वाह नहीं करता है तो पदाधिकारी को उसके कर्तव्य का पालन करने के लिए परमादेश जारी किया जा सकता है। किसके द्वारा? न्यायालय, उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय जारी कर सकता है कि भाई अगर कोई अपने कर्तव्य का पालन ठीक से नहीं कर रहा है तो पालन करवाने के लिए यह जारी किया जाता है। तीसरा है प्रतिषेध लेख। जब कोई निचली अदालत अपने अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण करके किसी मुकदमे की सुनवाई करती है तो ऊपर की अदालतें उसे ऐसा करने से रोकने के लिए निषेध आदेश जारी करती हैं। ठीक है, प्रतिषेध लेख क्या है? जब कोई निचली अदालत, डिस्ट्रिक्ट लेवल की कोर्ट, MP MLA कोर्ट अपने अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण करके यानी कि अपने अधिकारों का दुरुपयोग करके किसी मुकदमे की सुनवाई करती है तो जो ऊपरी अदालतें होती हैं, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट वाली, वो निषेध आदेश इसके खिलाफ में जारी कर सकती हैं। चौथा है अधिकार परीक्षा। जब न्यायालय को लगता है कि कोई व्यक्ति ऐसे पद पर नियुक्त हो गया है जिस पर उसका कोई कानूनी हक नहीं है, न्यायालय अधिकार परीक्षा आदेश जारी करके उसे उसके पद पर कार्य करने से रोक देता है। यानी कि कोई व्यक्ति किसी गलत तरीके से किसी ऐसे पद पर चला गया है जिस पे उसका हक नहीं है, तो यहां पर क्या होता है भैया, अधिकार परीक्षा जो है वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जारी करके उसको उसके पद पर कार्य करने से रोक सकता है। पांचवा है उत्प्रेषण रीट। इसके द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों को यह निर्देश दिया जाता है कि वो अपने पास लंबित मुकदमों के न्याय निर्णयन के लिए उसे उच्च स्तर न्यायालय को भेजे। यानी कि जो निचली अदालतें हैं इसके द्वारा उनसे कहा जाता है कि जो आपके वहां मुकदमे चल रहे हैं उसको आप ऊपर के लेवल पर भेज दीजिए। तो इसलिए यह रीट जो है, जिसको हम उत्प्रेषण रीट कहते हैं, वो जो है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट यहां पर जारी करता है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, निम्नलिखित में से कौन मौलिक कर्तव्य नहीं है? महिलाओं की गरिमा को अपमानित करने वाली प्रथाओं का परित्याग करना, बुलाए जाने पर राष्ट्र सेवा के प्रति समर्पित हो जाना, स्मारकों और राष्ट्रीय महत्व के स्थानों का संरक्षण करना, अपनी सामाजिक संस्कृति की समृद्ध विरासत की सुरक्षा करना। सही उत्तर आपको
कमेंट बॉक्स में बताना है। ध्यान दीजिएगा, मौलिक कर्तव्य के बारे में पूछ रहा है, मौलिक कर्तव्य के बारे में पूछ रहा है, इस चीज का आप ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। स्मारकों और राष्ट्रीय महत्व के स्थानों का संरक्षण करना यह मौलिक कर्तव्य नहीं है। देखिए मौलिक कर्तव्य कितने हैं? तो भैया 11 मौलिक कर्तव्य हैं, जिसमें है संविधान का पालन करना, भारत के प्रत्येक नागरिक को भारत के संविधान का पालन करना चाहिए। राष्ट्रीय ध्वज एवं राष्ट्रीय गान का सम्मान करना, भाई अगर कहीं हमारा राष्ट्रीय गान बज रहा है तो खड़े हो जाइए, कहीं राष्ट्रीय ध्वज गिरा हुआ दिख रहा हो तो उसको उठाइए, एक मौलिक कर्तव्य है। स्वतंत्रता संग्राम में बलिदान देने वाले लोगों का सम्मान करना, यानी कि स्वतंत्रता सेनानी जो है उनको आदर करना, यह एक मौलिक कर्तव्य है। देश की रक्षा करना, वो आपात स्थिति में सेवा करना, अगर देश पर कोई खतरा है, कोई परेशानी है, तो उसमें आप देश की आपात स्थिति में सेवा करें, किसी भी रूप में करें, चाहे मिलिट्री रूप में करें, घायलों की मदद करके करें, किसी भी रूप में करें, इस आपात स्थिति में सेवा देना देश के लिए, यह जो है वो एक मौलिक कर्तव्य है। देश की एकता व अखंडता बनाए रखना, यह भी मौलिक कर्तव्य है। दूसरों के विचार और धर्म का सम्मान करना, यह भी मौलिक कर्तव्य है। वैज्ञानिक सोच एवं मानवतावाद का विकास करना, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना, यानी कि गवर्नमेंट प्रॉपर्टी की रक्षा करना, यह मौलिक कर्तव्य है। हिंसा का त्याग करना, भैया लड़ाई झगड़ा मारपीट मत कीजिए, मौलिक कर्तव्य है। बच्चों को शिक्षा देना, जिनकी उम्र 6 से 14 वर्ष के बच्चों को तो अनिवार्य शिक्षा देना है। और प्राकृतिक वातावरण की रक्षा करना, पेड़ पौधों, नदियां, जंगलों और जीव जंतुओं की सुरक्षा करना, ये सब हमारे मौलिक कर्तव्य हैं। लेकिन स्मारकों और राष्ट्रीय महत्व के स्थानों का संरक्षण करना यह एक मौलिक कर्तव्य नहीं है। तो इस चीज का आप यहां पर ध्यान दीजिएगा। मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा सरवण सिंह समिति की सिफारिशों पर संविधान में भाग 4A में शामिल किया गया था। मूल रूप से मौलिक कर्तव्यों की संख्या 10 थी। बाद में 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के माध्यम से एक और कर्तव्य को जोड़ा गया था। ये सभी गैर न्यायिक प्रकृति के हैं। स्मारकों और राष्ट्रीय महत्व के स्थानों का संरक्षण करने को बजाय सार्वजनिक संपत्ति को संरक्षण करना के बजाय सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें, भौतिक कर्तव्यों का हिस्सा है। तो इस चीज का आप यहां पर ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, 42वें संशोधन द्वारा नागरिकों के मूल कर्तव्यों को किस वर्ष में भारतीय संविधान से जोड़ा गया था? 1977, 1980, 1978 या फिर 1976? सही उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। मैं एक बार और प्रश्न दोहरा देता हूं, 42वें संविधान संशोधन द्वारा नागरिकों के मूल कर्तव्यों को किस वर्ष में भारतीय संविधान से जोड़ा गया था? तो ऑप्शन नंबर यहां पर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, 1976। मूल कर्तव्यों को वर्ष 1976 में 42वें संशोधन द्वारा भाग 4 क के अनुच्छेद 51 क के अंतर्गत भारतीय संविधान से जोड़ा गया था। सरवण सिंह समिति ने संविधान में 8 मूल कर्तव्यों को जोड़े जाने का सुझाव दिया था, लेकिन इस संशोधन द्वारा 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था। 11वां मूल कर्तव्य 86वें संशोधन अधिनियम 2002 के बारे में के द्वारा जोड़ा गया। वर्तमान समय में 11 मूल कर्तव्य हैं, जिसकी चर्चा अभी हमने पिछली स्लाइड में की थी। तो इस चीज का आप यहां पर ध्यान दीजिएगा। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित करने की सिफारिश किस समिति ने की थी? सरवण सिंह समिति कमेटी, अशोक मेहता कमेटी, बलराम झाकड़ कमेटी या मंडल कमेटी? सही उत्तर आप यहां पर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित करने की सिफारिश किस समिति ने की थी? अभी हमने कई बार इसको डिस्कस किया। सरवण सिंह समिति ने इसकी सिफारिश की थी। 42वें संशोधन 1976 द्वारा मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में जोड़ा गया। इसे भाग 4 क में अनुच्छेद 51 क के अंतर्गत रखा गया है। वर्तमान में मूल कर्तव्यों की संख्या 11 है। अशोक मेहता समिति का गठन वर्ष 1977 में की गई थी। जो यहाँ पे अशोक मेहता कमेटी के बारे में जिक्र है, इसके बारे में बता रहे हैं, इससे लेना देना नहीं है, ये अलग है। जो अशोक मेहता समिति थी, इसका गठन 1977 में किया गया था। इस समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली की जगह द्विस्तरीय प्रणाली का सुझाव दिया था। तो यह इसके लिए यह कमेटी जानी जाती है। लेकिन जो मूल कर्तव्यों को संविधान में जोड़ने वाली समिति थी वो सरदार सरवण सिंह समिति थी। इस चीज का भी आप यहां पर ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित में से
कौन सा मूल अधिकार संविधान द्वारा केवल भारत के नागरिकों को गारंटी कराया गया है? यानी कि निम्नलिखित ऑप्शन में से वह कौन सा मूल अधिकार है जो संविधान के द्वारा केवल भारत के नागरिकों को मिलेगा? विधि के समक्ष समानता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, जीवन और दैहिक स्वतंत्रता, अपने विरुद्ध गवाह बनने हेतु बाध्य किए जाने से संरक्षण। तो यहां पर देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो है वो भारत का संविधान केवल भारत के नागरिकों को यहाँ पे प्रदान करता है, किसी बाहरी नागरिक को यह यहाँ पर नहीं मिलेगा। तो इस चीज का भी आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। अब हम थोड़ा सा यहाँ पर करंट अफेयर के प्रश्नों को डिस्कस कर लेते हैं। प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व टेलीविजन दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? विश्व टेलीविजन दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? अभी हाल ही में मनाया गया है 18 नवंबर को, 21 नवंबर को, 23 नवंबर को या 25 नवंबर को। सही उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। प्रतिवर्ष विश्व भर में वर्ल्ड टेलीविजन डे किस दिन मनाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। प्रतिवर्ष 21 नवंबर को टेलीविजन डे मनाया जाता है और पहला विश्व टेलीविजन मंच 21 नवंबर 1996 को हुआ और संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इस दिन को विश्व टेलीविजन दिवस के रूप में चिन्हित किया। इसीलिए प्रत्येक वर्ष 21 नवंबर को यह पूरी दुनिया भर में मनाया जाता है। हाल ही में किस देश की सुंदरी फातिमा बोस ने मिस यूनिवर्स 2025 का खिताब जीता है? जो मिस यूनिवर्स बनी है फातिमा बोस, वो किस देश की निवासी हैं? जापान की, ऑस्ट्रेलिया की, न्यूजीलैंड की या मैक्सिको की? सही उत्तर आपको यहाँ पर कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। वो मैक्सिको की रहने वाली हैं और हाल ही में उन्होंने विश्व सुंदरी का खिताब यहाँ पर जीता है। उन्होंने मैक्सिको सिटी में फैशन और परिधान डिजाइन की पढ़ाई की और मॉडलिंग के साथ साथ वो डिजाइनर के रूप में भी कार्य कर रही थी और 2025 के विश्व यूनिवर्स प्रतियोगिता जो कि 74वीं प्रतियोगिता थी उसमें उन्होंने वो खिताब जीतने का काम किया है। हाल ही में नीतीश कुमार कौन सी बार बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं? आपको पता है कि बिहार में अभी इलेक्शन के रिजल्ट आए हैं और रिजल्ट आने के बाद नीतीश कुमार दोबारा से बिहार के जो है वो मुख्यमंत्री बने हैं। उन्होंने कौवीं बार बिहार के मुख्यमंत्री की शपथ ली है? तीसरी बार, 5वीं बार, 7वीं बार या 10वीं बार? सही उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो देखिए नीतीश कुमार जी ने 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री की शपथ ली है। इस चीज का आप ध्यान दीजिएगा। बिहार में जो विधानसभा के चुनाव हुए थे, पहले चरण का मतदान हुआ था आपका 6 नवंबर को। पहले चरण का मतदान 6 नवंबर को हुआ था। दूसरे चरण का मतदान कब हुआ था भैया? दूसरे चरण का आपका मतदान जो है वो 11 नवंबर को हुआ था। इस चीज का आप ध्यान दीजिएगा। और जो रिजल्ट आया था वो 14 नवंबर को आया था। इस चीज का भी आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। कौन मुख्यमंत्री बना है? तो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने हैं। उप मुख्यमंत्री कौन कौन बना है? तो यहाँ पर विजय सिन्हा और सम्राट चौधरी उप मुख्यमंत्री बने हैं। इस चीज का आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। नेता प्रतिपक्ष बिहार में कौन है? तो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव यहाँ पर बने हैं। इस चीज का भी आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व शौचालय दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? वर्ल्ड टॉयलेट डे किस तारीख को मनाया जाता है? 19 नवंबर को, 20 नवंबर को, 21 नवंबर को या फिर 17 नवंबर को? सही उत्तर आपको यहाँ पर कमेंट बॉक्स में बताना है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रतिवर्ष 19 नवंबर को दुनिया भर में वर्ल्ड टॉयलेट डे मनाया जाता है। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो साल 2001 में एक एनजीओ जिसको वर्ल्ड टॉयलेट ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना करने वाले सिंगापुर के जैक सिम ने एक निश्चित पहल के तहत वर्ल्ड टॉयलेट डे की शुरुआत की थी। इस चीज का आप ध्यान दीजिएगा। किस भारतीय वायुसेना पायलट की मृत्यु 21 नवंबर 2025 को दुबई एयर शो में हाल तेजस दुर्घटना में हुई है? अभी आपको पता है कि दुबई में एयर शो चल रहा था जहां पर भारत की तरफ से तेजस विमान जो है वहां पर गया था प्रदर्शन करने के लिए और एक दुर्घटना हो गई जिसमें तेजस विमान क्रैश कर गया। उसमें एक हमारे होनहार पायलट की भी मृत्यु हो गई। वो पायलट कौन थे? अभिनंदन वर्धमान, विजय कार्णिक, नमांस सयाल या फिर राहुल मेहरा? सही उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। किस पायलट की उसमें डेथ हुई है? तो नमांस सयाल की डेथ हुई है जो कि तेजस विमान को उड़ा रहे थे और वो विमान क्रैश कर गया। बचाने की अंतिम तक उन्होंने कोशिश की लेकिन वो नहीं बचा पाए और उनकी डेथ यहाँ पर हो गई। 21 नवंबर 2025 को ये घटना घटित हुई है। इस चीज का आप ध्यान दीजिएगा। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ पहला संरचित एलपीजी आयात समझौता किया है? भारत ने किस देश के साथ
पहला संरचित एलपीजी आयात समझौता किया है? रूस के साथ, संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ, कतर के साथ, यूएई के साथ। सही उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है दोस्तों। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, अमेरिका के साथ भारत ने यह समझौता किया है और पहली बार यह समझौता भारत अमेरिका के साथ हुआ है। इसके तहत भारत हर साल लगभग 2.2 मिलियन टन एलपीजी आयात करेगा। इससे घरेलू एलपीजी आपूर्ति स्थिर रहेगी और अंतर्राष्ट्रीय कीमतों के उतार चढ़ाव होने से होने वाले जो जोखिम होते हैं वो कम होंगे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, G20 शिखर सम्मेलन 2025 की मेजबानी किस देश ने की है? G20 2025 शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की है? भारत, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका या फिर इटली। सही उत्तर आपको यहां पर कमेंट बॉक्स में बताना है दोस्तों। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, दक्षिण अफ्रीका हो जाएगा। दक्षिण अफ्रीका ने 22 और 23 नवंबर को 2025 को G20 का वार्षिक शिखर सम्मेलन जोहान्सबर्ग शहर में यहां पर आयोजित किया है। यह पहली बार था जब दक्षिण अफ्रीका या फिर कोई भी अफ्रीकी महाद्वीप का देश G20 की मेजबानी कर रहा था। समिट में वैश्विक अर्थव्यवस्था, जलवायु, वित्त और एआई विनियम जैसे मुख्य मुद्दे जो हैं वो यहाँ पर इसके बारे में चर्चा की गई है। तो दोस्तों ये आज के प्रश्न थे, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न थे। इसमें से बहुत से प्रश्न आपकी परीक्षा में फंस सकते हैं, इसकी पूरी गारंटी है। आप लोगों से मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग टेलीग्राम ग्रुप को यहाँ पर जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ पे क्लास की फ्री पीडीएफ में मिल जाएगी, बुक वगैरह की पीडीएफ भी हम दे देंगे, लेटेस्ट अपडेट भी दे देंगे, क्लास की इन्फॉर्मेशन भी दे देंगे। ये क्लास आपको लगी कैसी है इसको हमें जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और इसी के साथ आज की कक्षा को हम समाप्त करते हैं। मिलते हैं आपसे अगली कक्षा में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।